मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि मूल अधिकार का क्या अर्थ है, मूल अधिकारों का क्या महत्व है और समानता का अधिकार, ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम उसके बाद के जो मूल अधिकार हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम ले रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता का अधिकार हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम ले रहे हैं पहले स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 19 के द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था, उसी समय संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई थी और अब 19वें अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ये 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं, आइए देखते हैं। इनमें पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, प्रेस के माध्यम से अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दी गई है। देखिए, विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक था और चूंकि ये महसूस किया गया कि कई बार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता के लिए या भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए रुकावट ना बन जाए, इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान द्वारा इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। और संविधान में ये कहा गया है कि राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना, इन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। देखिए, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भी इसमें सम्मिलित है। इसी तरह हम जो बात करते हैं आज राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, तो एक तरीके से जो सूचना का अधिकार है वो भी इसी में सम्मिलित माना गया है। नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो भारत के सभी नागरिकों को ये अधिकार है, ये स्वतंत्रता है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी शस्त्रों के सम्मेलन कर सकते हैं। हालांकि ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्य सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए इस स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है। नेक्स्ट है समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिकों को समुदाय बनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध है। राज्य साधारण नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस स्वतंत्रता को भी सीमित कर सकता है। नेक्स्ट है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। तो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता है कि वो भारत के किसी भी राज्य में, भारत में किसी भी स्थान पर भ्रमण कर सकते हैं। हालांकि इस पर भी राज्य को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है कि राज्य अनुसूचित जाति जनजातियों के हित में या सामान्य जनता के हित में अगर चाहे तो कुछ स्थानों पर भ्रमण करने से प्रतिबंधित कर सकता है। नेक्स्ट है भारत राज्य क्षेत्र में आबाद निवास की स्वतंत्रता। तो भारत के सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता है कि वो भारत के किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह निवास कर सकते हैं
और हालांकि हम ये देखते हैं कि जैसे जम्मू कश्मीर को 1970 के तहत कुछ विशेष स्थिति पहले प्रदान की गई थी, तो वहाँ पर जो अन्य नागरिक थे, उनके स्थायी निवास को लेकर या वो ज़मीन वहाँ नहीं खरीद सकते, इस तरह के कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। तो अगर राज्य चाहे तो सामान्य जनता के हित में, अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित में इस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट है कारोबार की स्वतंत्रता। तो भारत के सभी नागरिकों को व्यवसाय की स्वतंत्रता है, आप जो चाहे वो व्यवसाय कर सकते हैं। और लेकिन इस पर भी कुछ प्रतिबंध है। हम ये नहीं कह सकते प्रतिबंध किस तरह से है। प्रतिबंध इस तरह से है कि राज्य ये डिसाइड कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर व्यवसाय को करने के लिए ये योग्यता जरूरी है, तो राज्य अगर चाहे तो वो किसी व्यवसाय को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। और यदि राज्य चाहे तो किसी कारोबार को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने हाथ में भी ले सकता है। तो हमने ये देखा कि अनुच्छेद 19 द्वारा 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध भी काफ़ी व्यापक है और इसीलिए कुछ विचारकों ने इसकी आलोचना की है। जैसे कि केटी शाह का ये कहना था कि वास्तव में अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई ये स्वतंत्रताएं इतनी संदेहपूर्ण हो गई हैं कि इनकी खोज करने के लिए दूरबीन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन पर प्रतिबंध लगाना न्याय संगत ही हम मान सकते हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता ये हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए बजाय के स्वतंत्रताओं की। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि किसी भी व्यक्ति को हम तब तक क्रिमिनल नहीं घोषित करेंगे जब तक कि उसका अपराध प्रूव नहीं हो जाता। और इसी आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक अपराध के लिए व्यक्ति को केवल एक बार ही दंड दिया जाएगा और किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल जो 20 है वो अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब ये व्यवस्था है कि आपातकाल में भी ये अधिकार स्थगित नहीं होता है। और ये व्यवस्था की गई थी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन पहले भी हमने डिस्कस किया है ये कई बार। 1979 में ये हुआ था और इस संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सीमित नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं क्या है ये अधिकार। देखिए, आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को राज्य उसके जीवन से वंचित नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है और उसे उसके जीवन से वंचित करना जरूरी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरी कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन छीन ले। अगर मान लीजिए व्यक्ति ने कोई ऐसा क्राइम किया है कि राज्य को ये लगता है कि अब इसके जीवन का अंत ही एकमात्र इसके अपराध की सजा हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी वो पूरी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर
किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। देखिए, एक अधिकार हम बीच में और डिस्कस करेंगे यहाँ पर, अनुच्छेद 20 आर्टिकल 22। और आर्टिकल जो 22 है, अनुच्छेद जो 22 है, वो है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, लेट मी राइट, यस। तो आर्टिकल 22 की बात हम करेंगे। आर्टिकल 22 है हमारा बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। इससे क्या अभिप्राय है? देखिए, आर्टिकल 22 ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के पास कुछ अधिकार हैं। वो अधिकार कौन से हैं? देखिए, ये कहता है आर्टिकल कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके अपराध के बारे में और बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना आप किसी व्यक्ति को अधिक समय तक अरेस्ट नहीं रख सकते। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप उस व्यक्ति को, आप उसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, उसने क्या क्राइम किया है, ये उसे बताना जरूरी है। दूसरी चीज, उसे वकील से परामर्श करने का और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास ये राइट है कि वो अपना वकील कर सकता है और अपने बचाव के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर सकता है। और तीसरी बात इसमें कही गई है कि बंदी बनाए जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। मीन्स अगर आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो विथिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसे न्यायाधीश के सामने, आप उसे कोर्ट लेकर जाएंगे। तो आर्टिकल 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 22 था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, राइट। ओके, अब इसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को भी अधिकार दिए गए हैं, बंदीकरण की अवस्था में भी संरक्षण है। लेकिन अनुच्छेद 22 बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार देता है वो 2 प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होते। एक तो है शत्रु देश के निवासियों पर और दूसरा है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। यानी कि जो निवारक निरोध एक्ट के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है हमने तो उसको बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अब ये निवारक निरोध क्या है? देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 22 है उसके खंड 4 में निवारक निरोध के बारे में चर्चा की गई है। निवारक निरोध का मतलब होता है एक तरीके से कि किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी। यानी कि निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। अर्थात मान लीजिए क्राइम नहीं हुआ है लेकिन व्यक्ति क्राइम करने जा रहा है, तो किसी प्रकार का अपराध करने से पूर्व ही आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं। मतलब आपने, गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति को इस आधार पर अरेस्ट किया है कि ये व्यक्ति कोई बड़ा क्राइम करने जा रहा है, तो किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही जब आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं तो वो निवारक निरोध कहलाता है। अब देखिए, निवारक निरोध के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे अधिनियम बनाए हैं। तो कुछ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1950 से 1950 से 1969 तक जो एक्ट लागू रहा निवारक निरोध के तहत, उसका नाम था निवारक नज़रबंदी अधिनियम। उसके बाद 1971 से 79 तक रहा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम या मीसा। उसके बाद 1981 से लागू हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उसके बाद आता है टाडा 1985 से
1995 तक आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक कानून। उसके बाद 2002 से 2004 तक आतंकवाद निरोधक कानून यानी पोटा। और उसके बाद 2004 में आता है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। तो ये कुछ अधिनियम है जो निवारक निरोध के तहत गवर्नमेंट ने बनाए हैं। और अभी हमने चर्चा की ही कि निवारक निरोध के तहत बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 23 और 24 में। पहले बात हम करते हैं अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि मनुष्य का क्रय विक्रय एवं बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। देखिए, पहले हमारे देश में क्या है, जैसे जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा थी, तो उस समय क्या है कि जो लोग गरीब लोग होते थे उनसे बेगार बहुत ली जाती थी। मान लीजिए जैसे कि किसी व्यक्ति ने लोन ले लिया, अब वो लोन चुका नहीं पा रहा है, तो जमींदार ये कह देता था या साहूकार ये कह देता था कि अब आपको बेगार करनी पड़ेगी। बेगार का मतलब क्या है? बेगार का मतलब ये है कि आप उससे काम करवाएंगे लेकिन काम के बदले आप उसे कोई मजदूरी नहीं देंगे। तो आर्टिकल 23 में ये कहा गया कि अब मनुष्य का क्रय विक्रय करना, मनुष्य की बिक्री करना, कि जैसे दास प्रथा होती थी तो उस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का क्रय विक्रय और बेगार लेना या जबरदस्ती अगर आप किसी व्यक्ति से कोई श्रम कराते हैं तो उसको निषिद्ध किया गया है। और आर्टिकल 24 है बाल श्रम का निषेध। ये आर्टिकल कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में, खानों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 24 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाल श्रम का निषेध करता है। और लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क करते हैं, लेकिन वो उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्री में या किसी खान में या हम किसी दूसरे जोखिम भरे काम में नहीं लगा सकते। इसके बाद नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अधिकार है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 देता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका अभिप्राय ये है, अनुच्छेद 25 ये कहता है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार होगा। यानी कि आर्टिकल 25 ये कहता है सरल शब्दों में कि सभी व्यक्तियों को अपने विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो सिख हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं, तो कृपाण धारण करना भी उनको एक तरीके से अधिकार जो उनको ये अधिकार है। और ये कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 25, कि वो अपने धार्मिक विश्वासों को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 ये कहता है कि सभी धर्म के अनुयायियों को ये अधिकार है कि वो धार्मिक संस्थाओं की या दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका पोषण कर सकते हैं, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध कर सकते हैं, चल और अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, उनका स्वामित्व धारण कर सकते हैं और उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन कर सकते हैं। अर्थात सरल शब्दों में सभी धर्म के अनुयायियों को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म की धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करे, उनका प्रबंध करे और चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करे। नेक्स्ट है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट।
ये है हमारा आर्टिकल 27 और आर्टिकल 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म की उन्नति में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अर्थात जो धन धार्मिक व्यय के लिए निश्चित है वहाँ पर आप किसी व्यक्ति को टैक्स पे करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 28 है ये, अनुच्छेद 28, और अनुच्छेद 28 से कहता है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही जो स्कूल्स गवर्नमेंट की आर्थिक सहायता से चल रहे हैं उनमें भी किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अर्थात जो राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं या राज्य की आर्थिक सहायता से चलने वाली शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उनमें धार्मिक शिक्षा देना निषेध किया गया है। थैंक यू।